नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। और दोस्तों, आज से हम इस वीडियो में, ये पहली वीडियो रहेगी, हम इतिहास सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आपको हिस्ट्री की काफ़ी सारी बातें जानने के लिए मिलेंगी, जिसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स हैं एनसीईआरटी बेस्ड वो आपको पढ़ाए जाएंगे। और यह इस सीरीज का पहला एपिसोड है जहाँ पे आपको इतिहास के बारे में जानकारी मिलेगी और जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इतिहास की अगर हम दोस्तों बात करें परिभाषा की, तो इतिहास को हम कह सकते हैं विषय के रूप में यह एक विषय के रूप में हम अतीत का अध्ययन कराता है तथा यह वो कड़ी है जो भूतकाल को वर्तमान से जोड़ती है। इतिहास के अध्ययन से हमें मानव द्वारा पृथ्वी पर किए गए विभिन्न खोजों, अकेले रहने से लेकर सामाजिक प्राणी बनने तक तथा आदि मानव से आधुनिक मानव बनने तक का सफ़र ज्ञात होता है। किससे ज्ञात होता है? यह इतिहास से। तो इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, काफ़ी वास्ट सिलेबस हो जाता है इतिहास का। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम वीडियोज़ में, कम से कम समय में, कम से कम लेक्चर्स में आपको इतिहास की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे पाऊँ। इतिहास के अगर हम वर्गीकरण की बात करें दोस्तों, तो इस इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है प्रागैय इतिहास, दूसरा है आद्य इतिहास, तीसरा है इतिहास। तो प्रागैय इतिहास, आद्य इतिहास और ऐतिहासिक काल, 3 काल में है। प्रागैय इतिहास की अगर हम बात करें, प्रागैय इतिहास किसे कहते हैं? तो प्रागैय इतिहास दोस्तों, जिस काल में मनुष्यों ने घटना, जो भी उनके साथ घटनाएं घटी होंगी, जो भी उन्होंने किया होगा, जैसे रहे होंगे, उसकी कोई भी हमें लिखित जानकारी नहीं मिलती है। जिस काल की मानव के इतिहास की घटना की लिखित जानकारी नहीं मिलती है, उसे हम प्रागैय इतिहास के भाग में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक की बात जब आती है, तो आद्य इतिहास में यह होता है कि जब मनुष्य लिखना तो जानता था लेकिन वह आज तक पढ़ा नहीं जा सका, उसे हम आद्य इतिहास में रखते हैं। जैसे कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें, तो वह अभी तक पढ़ी नहीं, उसकी जो लिखाई है वह अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और इतिहास की बात करें, इतिहास मानव इतिहास का वह काल है जहाँ लिखा भी गया और हम उसे आज पढ़ भी सकते हैं। जैसे वैदिक काल के बारे में अगर हम बात करें, तो वैदिक काल में वेदों की रचना हुई है, पुराणों की रचना हुई है, तो उसको हम पढ़ सकते हैं और वो तब लिखा गया था, आज भी हम उसे पढ़ सकते हैं और पढ़ते हैं। तो इतिहास को इस तरह 3 खंडों में बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। इतिहास के अंतर्गत दोस्तों जो ऐतिहासिक काल है, प्रागैय ऐतिहासिक काल है, प्री हिस्ट्री जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, तो उसके अंतर्गत भी जो पुरातत्ववादी होते हैं, पुरातत्वविद जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो भी होते हैं, तो उन्होंने इतिहास के कालखंडों को कुछ इस तरह बांटा है। सबसे पहला जो कालखंड होता है इतिहास का, वह होता है पुरापाषाण काल। उसके बाद मध्यपाषाण काल और उसके बाद निम्न पाषाण काल या आरंभिक पाषाण काल कह सकते हैं। इस तरह से इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने इतिहास को बांटा है। तो अगर हम पुरापाषाण काल की बात करें, पैलियोलिथिक एज, तो यह 10,000 ईसा पूर्व तक यह काल चला। उसके बाद आता है मध्यपाषाण काल, जिसमें 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक यह चला। और नवपाषाण काल 5,000 से और 1800 ईसा पूर्व तक जो था नवपाषाण काल था। और काफ़ी सारी चीज़ें नवपाषाण काल के दौरान ही हुई है, जैसे आग का खोज हो जाता है आपका, और मनुष्य की जो स्थायी निवास की प्रवृत्ति है वो इसी समय आई है। उसके बाद है ताम्रपाषाण युग, 1800 से 1000 ईसा पूर्व, ब्रॉन्ज एज, और जो ये वाला समय है यही है सिंधु घाटी सभ्यता का समय। आगे आते हैं फिर ब्रॉन्ज एज के बाद आएगा आपका लोहा काल यानी कि आयरन एज, 1000 ईसा पूर्व से आगे बढ़ते हैं। पुरापाषाण काल की हम अगर बात करें, तो पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस यानी ज्ञानी मनुष्य लगभग 30 से 40 हजार साल पहले इस धरती पर आगमन हुआ। इससे पहले आदि मानव रहा करते थे और वह एक कह सकते हैं हम
आखेटक खाद्य संग्राहक थे। आखेटक खाद्य संग्राहक जो भोजन के खोज में जगह जगह घुमा करते थे, लेकिन उनको और साथ में यह भी था कि उनका स्थायी निवास की प्रवृत्ति नहीं थी। जब जब जहाँ जहाँ उनको भोजन मिलता था वो भोजन के पीछे पीछे चलते रहते थे। मान के चलिए कोई जानवर है, कहीं पर घास उगी हुई है और कुछ समय के लिए कोई जानवर वहाँ पे आते हैं, घास खाने के लिए आते हैं, और तब तक हमारे जो आदि मानव थे वो उन्हें देखते हैं और उन पर हमला करने के लिए या उनसे भोजन प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनको अपना निशाना बनाते हैं। तो यह चलता रहता है। जब घास खत्म हो गई यहाँ पे, तो अब ये जो जानवर हैं ये वापस लौट चुके हैं। कहाँ लौट चुके हैं? जहाँ पर नई घास उगी रहेगी या घास अभी बची होगी। तो ये जो लोग हैं ये भी इनके साथ साथ वहाँ तक पहुँच जाते थे। तो ये एक जगह पर तो टिक के नहीं रह सकते, यहाँ पे घर बना के नहीं रह सकते थे। तो ये इनके साथ साथ चलते रहते थे और जहाँ जहाँ पशु या जो उनको खाने की सामग्री जहाँ जहाँ उनको मिलती थी वहाँ वहाँ वो चलते रहते थे। स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति थी वो शुरू नहीं हुई थी। फिर ज्ञानी मनुष्य आते हैं और वो सबसे पहले स्थायी निवास और समाज में रहने की, अपने आप को मतलब लोगों के साथ जोड़ने की बातें करते हैं और जोड़ना समझते हैं और सीखते हैं। आगे है पूरा पाषाण काल में आग की खोज। फिर मनुष्य का मुख्य कार्य क्या होता था उस समय? शिकार करना। उसके बाद स्थायी निवास नहीं था। आग की खोज के बारे में अगर हम बात करें तो आग की खोज दोस्तों कैसे होगी? सबसे पहले आग मनुष्य द्वारा शायद ना जलाई गई हो। मतलब अगर हम बात करें दो पत्थरों के रगड़ने से आग जलाने वाली बात, तो वो शायद मनुष्य ने सबसे पहले नहीं किया होगा। पहले क्या हुआ होगा, कई बार क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने से आग, जो चीड़ के जंगल होते हैं वहाँ पे आग लग जाती है। साथ ही कई बार बिजली गिरती है तो उसके साथ भी आग लग जाती है। और वहाँ से मनुष्य ने देखा कि कुछ ना कुछ चमत्कार हो रहा है और यह आग जैसे जो उनको गर्माहट दे रही थी, और साथ में पशुओं को, जो खूंखार पशु थे जैसे कि शेर, बाघ, चीता की अगर हम बात करें, तो वो मनुष्यों को पे भी झपटते थे तो वो आग से दूर भागते थे। तो धीरे धीरे मनुष्य ने फिर उस चीज़ को ढूंढना शुरू किया और फिर पत्थर से रगड़ने की बात सामने आई, तो पत्थर से रगड़ कर उन्होंने आग जलाना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। बड़े औजारों का इस्तेमाल किया जाता था सबसे पहले। और पूरा पाषाण काल का मतलब है पाषाण। पाषाण मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर से ही उस समय औजार बनाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल की हम बात करें तो इसका समय लगभग 12,000 से और 10,000 साल पहले का माना जाता है। ये उनके औजार हुआ करते थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी भी पत्थरों के औजार थे, लेकिन आमतौर पर औजार बहुत छोटे हो चुके थे, जिन्हें लघु पाषाण भी कहा जाता है। औजार तो अभी भी दोस्तों पत्थर के थे मध्य पाषाण काल में, लेकिन पहले के हिसाब से अब वो छोटे हो चुके थे। आगे बढ़ते हैं। हड्डियों से बने औजार, हंसिया। हड्डियों से भी औजार बनाए जाते थे। हंसिया कह सकते हैं, जैसे हड्डी होगी कोई और उस पर कोई उन्होंने लकड़ी का एक हथकंडा सा लगा दिया और उससे फिर वो हंसिया, उस टाइम पे हंसिया उस प्रकार की कुछ होती थी। और आरी जैसे औजार भी मिलते हैं मध्य पाषाण काल के। अभी भी खानाबदोश जीवन ही था, मतलब अभी भी वो स्थायी प्रवृत्ति के नहीं बने थे मध्य पाषाण काल तक। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन होने लगा, गर्मी बढ़ने लगी तथा घास के मैदान बनने लगे। इससे शाकाहारी पशुओं की क्या हुई, संख्या बढ़ी। और शाकाहारी पशुओं की संख्या बढ़ेगी तो मनुष्य भी क्या करेगा, एक स्थान पर रहना सीखेगा। कैसे सीखेगा? क्योंकि पशुओं की संख्या बढ़ गई और हर जगह वो पशु को अब लगातार घास मिल जा रही है, हर जगह पे घास मिल जा रही है, तो वहीं पे वो रहना शुरू कर देते हैं। इसलिए मनुष्य भी एक जगह पे अब रहकर उनको शिकार कर सकता है और अपना भोजन बना सकता है। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल की बात करते हैं तो शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले हुई। इसी काल के दौरान पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का आविष्कार की अगर हम बात करें तो एक बहुत क्रांतिकारी कदम माना जाता है मानव इतिहास में। स्थायी निवास की प्रवृत्ति भी कब हुई, नवपाषाण काल में। अब मनुष्य आखेटक खाद्य संग्राहक नहीं रहा और अब वो स्थायी निवास की प्रवृत्ति पे आ गया। अब वो
स्थायी निवास करेगी और धीरे धीरे कृषि भी शुरू होने लगेगी। कुत्ता वह पहला जानवर था जिसे पालतू बनाया गया। कुत्ता वह पहला जानवर था जिसे मनुष्य ने पहली बार पालतू बनाया। गर्तवास, कश्मीर के जो बुर्ज होम है वहाँ पे गर्तवास मिलते हैं नवपाषाण काल के। गर्तवास से बात तात्पर्य यह है कि घर बनाए गए हैं, मिट्टी के नीचे घर बनाए गए हैं। जैसे कोई ज़मीन है समतल, यहाँ पे इसके नीचे घर बनाए गए हैं, तो वो कहाँ पर मिलते हैं? बुर्ज होम, कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। ओखली एवं मूसल का प्रयोग भी किया जाने लगा। किस काल में? नवपाषाण काल में, अनाज पीसने के लिए। आगे बढ़ते हैं। औजारों की धार पहनी होने लगी, पॉलिश भी उन पर चढ़ाई जाने लगी। अब औजार धीरे धीरे क्या होने लगे? बहुत सारे पहने होने लगे, जिससे वो आसानी से पशुओं का शिकार कर सकते थे। आगे है, एक और क्रांतिकारी आविष्कार हुआ, वो है कृषि का आविष्कार। और सबसे पहले कृषि का आविष्कार का साक्ष्य कहाँ से हमें प्राप्त होता है? मेहरगढ़, बलूचिस्तान, वर्तमान में पाकिस्तान में है। और साथ ही कोल्डी हवा से प्राचीनतम चावल का संबंध भी माना जाता है। मनुष्य के द्वारा पहली बार प्रयुक्त की जाने वाली अगर हम किसी अनाज की बात करें तो वह है चावल, प्रयुक्त की जाने वाली और पहली बार शायद उगाई जाने वाली या मनुष्य को पता लगने वाली जो पहला अनाज है वह है गेहूँ। और गेहूँ का संबंध कहाँ से मिलता है? हमें पता कहाँ से चलता है? मेहरगढ़ से। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता पे बात करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ शुरू होती है, कैसे शुरू होती है और किस तरह उसका पतन होता है, और फिर उसके बाद किस तरह वैदिक काल आता है। वैदिक काल के बाद फिर उत्तर वैदिक काल आएगा। फिर हम वो मगध और जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। महाजनपद के बाद फिर मौर्य आते हैं। मौर्य के बाद फिर शुंग वंश आता है। शुंग वंश के बाद फिर यहाँ पर यूनानी शासक भी आने लग जाएंगे। उसके बाद फिर शक आएंगे, कुषाण आएंगे, फिर गुप्त साम्राज्य शुरू होगा, फिर हर्षवर्धन का काल आएगा और फिर अराजकता का युग आएगा कुछ समय के लिए। और 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा यहाँ पर सिंध पर आक्रमण होगा। फिर राजपूत युग है, राजपूत युग या राजपूत काल हम कह सकते हैं, उसके बाद राजपूत काल आएगा। राजपूत काल के बाद फिर सल्तनत, दिल्ली सल्तनत की बात हम करेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल, और मुग़ल के साथ साथ में आपका चलेगा विजयनगर साम्राज्य। एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। और साथ में जब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं गुप्त और उस समय, तो वहाँ पे अगर हम दक्षिण भारत की बात करें वहाँ पे भी पल्लव, चेर, चोल, पांड्या और भी काफ़ी सारे वंश उठेंगे। और संगम साहित्य की हम बात करेंगे, संगम काल भी आता है जहाँ पर दक्षिण भारत से संबंधित है। फिर भक्ति काल का भी एक चैप्टर आएगा, भक्ति काल, जिसमें भक्ति के बारे में पूरी जानकारी होगी। भक्ति काल कैसे शुरू होता है, शंकराचार्य कौन थे, रामानंद जी कहाँ से थे, पता लगेगा। और फिर आगे बढ़ते थे। मुग़ल के बाद फिर ब्रिटिश, 1600 में ब्रिटिश आएगी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और 1600 के बाद 1757 में प्लासी का युद्ध, जो निर्णायक युद्ध माना जाता है ब्रिटिश के लिए। उसके बाद फिर यहाँ पे धीरे धीरे गवर्नर जनरल स्थापित होने लग जाएंगे। और अंत में 1949 से पहले की बात करें तो 1915 महात्मा गांधी, 1885 कांग्रेस। और फिर यहाँ पे काफ़ी सारी बातें होंगी, काफ़ी एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की तरफ पहल होगी। और अंत में 1947 में इंडिपेंडेंस के बारे में हम बात करेंगे। और फिर उसके बाद हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस के बाद का भारत। और फिर नेक्स्ट चैप्टर जो भी आपके जो डाउट्स रहेंगे वो क्लियर करेंगे। साथ में ही अगर मैं युग की बात करूं, एक टॉपिक में आपको बताना चाह रहा हूँ एक बात, कि युग की अगर मैं बात करूं, अगर आप यही या काल, जैसे हमने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल पढ़ा, तो इस आधार पर अगर हम ज्योग्राफी में बात करें, अगर आपके कभी भी ये क्वेश्चन अगर वहाँ से आए, ज्योग्राफी से रिलेटेड आए, तो ज्योग्राफी में थोड़ा अलग हो जाता है। ज्योग्राफी में पहले इयोन आएगा, फिर इरा आता है, एपॉक आता है, पीरियड आता है, फिर एज आता है। इस तरह से जैसे आपने कई बार पढ़ा हुआ क्रिटेशियस युग में क्या हुआ था, जो झारखंड में कोयले का भंडार पाया जाता है वो किस युग में पाया जाता है, दक्कन ट्रैप का कब बना, अगर इसकी बात करें तो ये ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाता है। और उसमें भी काफ़ी सारे काल आते हैं, तो वो अलग ही टॉपिक है। खैर आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता
और सिंधु घाटी सभ्यता हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हुए वैदिक सभ्यता और फिर महाजनपद की तरफ बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं आपके लिए नई वीडियो के साथ में। धन्यवाद।